हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजी टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या है? हमारा साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे कि अब ये साइकोलॉजी होती क्या है? बेसिकली साइकोलॉजी मीन्स होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि किसी के बिहेवियर की स्टडी करना। ठीक है, अब ये नर्सिंग फील्ड में ज़रूरी क्यों है? जैसे मान लो कोई पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अब वो पेशेंट है, मैं उसका बिहेवियर एनालाइज करके मैं ये समझूँ कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जैसे उसको पेन हो रहा है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ पाऊंगी, ठीक है, और उसके बिहेवियर से मैं समझ पाऊंगी कि उसको क्या मेंटल डिसऑर्डर है, क्या बिहेवियर डिसऑर्डर है। ठीक है, तो साइकोलॉजी बेसिकली हम जो पेशेंट है या फिर कोई पर्सन है उनके बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक साइकोलॉजी है। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो साइकोलॉजी के अंदर यूनिट 1 पढ़ रहे हैं आज हम, जिसके अंदर आपके टॉपिक है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, कि साइकोलॉजी होती क्या है, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, उसके बाद हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, यानी कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, साइकोलॉजी बनी कैसे। ठीक है, स्कोप क्या थे इसके, यानी कि कहाँ कहाँ साइकोलॉजी का यूज़ होता है, और ब्रांचेज और मेथड क्या है। ब्रांचेज मीन्स कि कहाँ का साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और मेथड्स मीन्स कि किन किन मेथड से मैं बिहेवियर को स्टडी कर सकती हूँ, लाइक ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, उसके बाद आपके रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर। ठीक है, और लास्ट वन हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी इन एवरीडे इशू, यानी कि साइकोलॉजी जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसको अगर हम हमारी लाइफ में इशू होते हैं, एवरीडे इशू जो भी आते हैं, स्मॉल से लॉन्ग प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनमें हम कैसे साइकोलॉजी को अप्लाई करके उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि साइकोलॉजी बेसिकली होता क्या है। ठीक है, चलो अब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। द वर्ड साइकोलॉजी, ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये कहाँ से है, क्या वर्ड है? ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड होता है, और 2 वर्ड्स होते हैं बेसिकली, 2 ग्रीक वर्ड्स, वन इज साइक और दूसरा होता है आपका लोगोस। ठीक है, तो साइक मीन्स क्या होता है? सोल या फिर माइंड, और लोगोस मीन्स क्या होता है? स्टडी या फिर साइंस। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ साइकोलॉजी मीन्स द साइंस ऑफ द माइंड या फिर साइंस ऑफ द सोल, ठीक है, और या फिर साइंस ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, या तो किसकी स्टडी करना? माइंड की, या फिर किसकी स्टडी करना? सोल की, या फिर किसकी स्टडी करना? बिहेवियर की। ठीक है, अब आगे जैसे कि जैसे जैसे साइकोलॉजी में चेंजेस आते रहे, थ्योरी हुई, स्टडी की, तो साइकोलॉजी में जो मेन डेफिनेशन है वो क्या? आपकी स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी करना। ठीक है, सबसे पहले आया स्टडी ऑफ सोल, लेकिन हम किसी की सोल को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आया स्टडी ऑफ माइंड, माइंड को भी हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन माइंड को हम स्टडी कैसे कर सकते हैं? माइंड के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि ये कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो उस बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं। चलो आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्या है? मॉडर्न साइकोलॉजी, जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी है, इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर या फिर मेंटल प्रोसेस, जिसमें हम साइंटिफिक मीन्स होता है स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना, किसकी? बिहेवियर की, कि कैसे कैसे बिहेवियर होते हैं और किन किन कंडीशंस की वजह से बिहेवियर चेंज होता है, और मेंटल प्रोसेस की। ठीक है, कि मेंटली वो पर्सन क्या क्या प्रोसेस करता है। मेंटल प्रोसेस मीन्स होता है, जैसे मान लो अटेंशन देना, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है, थिंकिंग करना मेंटल प्रोसेस है, मेमोरी मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, तो जो भी माइंड में हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ये सब मेंटल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इन सब की स्टडी करना। 8.6 अब ये किसमें हेल्प करता है? बेसिकली डिस्क्राइब, यानी कि एक्सप्लेन करता है पूरा कि साइकोलॉजी होती क्या है, एक्सप्लेन करना, प्रिडिक्ट करना, यानी कि बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना कि इसका बिहेवियर कैसा है, और बिहेवियर को कंट्रोल करना भी सिखाता है। अगर मैंने किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर लिया तो मैं उसकी प्रॉब्लम बता सकती हूँ कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, तो बिहेवियर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है साइकोलॉजी। थ्रू कैसे? सिस्टमिक और ऑब्जेक्टिव मेथड से। ठीक है, सिस्टमिक मीन्स क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, और ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जर्व करके, थ्रू ऑब्जर्वेशन हम क्या है? बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट कौन कौन सी डेफिनेशन हमारी साइकोलॉजी की थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? विलियम वुंड ने दी थी कि साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस एक्सपीरियंस मीन्स कि वो पर्सन अवेयर है, उसको पता है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है, यानी कि होश में है।
होश में कॉन्शियस एक्सपीरियंस कर रहा है वो अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंस की, कि वो अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सेकंड वन क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, ठीक है। यानी कि इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी, विलियम जेम्स ने बोला कि साइकोलॉजी क्या आपकी साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है। मेंटल लाइफ में जो मेंटल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसी की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये साइंस ऑफ मेंटल लाइफ है। अगला क्या है, जो आपके जे.बी. वॉटसन थे, जे.बी. वॉटसन ने बोला कि साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर की, ठीक है। बिहेवियर मीन्स कि वो कैसे बिहेव कर रहा है अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है। अगर मैं एनवायरनमेंट चेंज कर दूँ तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे एग्जांपल दूँ मैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनसे हम कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। वही अगर मैं पेरेंट्स से बात कर दूँ तो मेरा पेरेंट्स से बात करने का बिहेवियर जो होगा वो अलग होगा, उनको मैं एज ए रिस्पेक्टफुली बात करूँगी, ठीक है। वही दोस्त है, उनमें हम किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो यही कि यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियर की। ऐसे ही एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA, इन्होंने क्या बोला, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी किसकी स्टडी है, माइंड और बिहेवियर की, ठीक है। तो अब पढ़ लिया, अब हमने ये देख लिया कि डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन देख लिया कि साइकोलॉजी होती क्या है। तो साइकोलॉजी इन सिंपल लैंग्वेज स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब डेवलपमेंट कैसे हुई साइकोलॉजी की, यानी कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव हुई, कैसे डेवलपमेंट हुई साइकोलॉजी की, तो देखते हैं। साइकोलॉजी हैज़ इवॉल्व फ्रॉम फिलोसफिकल स्पेकुलेशन टू एन एम्पिरिकल साइंस, ठीक है। एम्पिरिकल साइंस यानी कि साइंस में स्टडी हुई, बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिले। अब ये जो चेंजेस देखने को मिले, इन पे क्या एक फिलोसफिकल स्पेकुलेशन हुआ, यानी कि रिसर्च हुई, स्टडी हुई, ठीक है। अब उन बेसिस पे क्या हुआ, इट्स डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस्ड थ्रू डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल फेसेस। धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि हर एक हिस्ट्री में, यानी कि पुराने टाइम पे धीरे धीरे क्या है, इसमें चेंजेस आए, हिस्टोरिकल फेसेस, यानी कि अलग अलग फेस में इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस ऐड ऑन किए, ठीक है। तो वही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फिलोसफिकल, यानी कि 17th सेंचुरी, जिसमें ग्रीक फिलोसफर मीन्स क्या होता है, प्लेटो या फिर एरिस्टोटल, एक्सप्लोर द माइंड एंड द सोल थ्रू रीजन एंड ऑब्जर्वेशन। इन्होंने बेसिकली माइंड को कैसे एक्सप्लोर किया, सोल, माइंड और सोल को कैसे एक्सप्लेन किया, रीज़न और ऑब्जर्वेशन से। मैंने एक बच्चा लिया, दूसरा बच्चा लिया, दोनों बच्चों से पूछा कि कल आप क्यों नहीं आए या फिर कल आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया, तो मैंने दोनों का रीज़न देखा, दोनों का रीज़न क्या है, ठीक है। एक झूठ बोल रहा हो, एक सच बोल रहा हो, ठीक है। तो हम रीज़न और बिहेवियर को एनालाइज करके क्या करते थे, पहले साइकोलॉजी की स्टडी करते थे। फिर क्या हुआ, 18th और 19th सेंचुरी में फिजियोलॉजिकल देखा, जिसमें क्या हुआ, साइंटिस्ट स्टडी द नर्वस सिस्टम। साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे नर्वस सिस्टम को स्टडी किया। नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, वॉलेंट्री कंट्रोल कौन करता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल कौन करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन सब की स्टडी की, ठीक है। और उन्होंने इसको रिलेट किया एज अ साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स मीन्स बॉडी को बिहेवियर से रिलेट किया, ठीक है। तो इसको नाम दिया साइकोफिजिक्स। अब नेक्स्ट जो साइंटिफिक या फिर पीरियड है 1879, जिसमें विलियम वुंड आए। उन्होंने बताया साइकोलॉजी लेबोरेटरी में स्टडी की, और विलियम वुंड ने क्या बताया कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड या फिर सोल है, ठीक है। फिर बिहेवियर चेंजेस आए। बिहेवियर में क्या हुआ, 20th सेंचुरी से स्टार्टिंग में, 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई उस टाइम पे वॉटसन स्किनर ने स्टडी की और फोकस किया ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मीन्स जो वो पर्सन बिहेवियर शो कर रहा है वो मैं ऑब्जर्व करके मैं बता सकती हूँ कि वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, एग्रेसिव है, सैड है, कैसा है, ठीक है। गेव राइज टू बिहेवियरिज्म, जिसकी वजह से इन्होंने इसको क्या नाम दिया, बिहेवियरिज्म, यानी कि बिहेवियर की स्टडी करना। अब उसके बाद आया कोग्निटिव, यानी कि मिड 20th सेंचुरी में कोग्निटिव स्टडी हुई। कोग्निटिव में क्या किया, एम्फेसिस शिफ्ट टू मेंटल प्रोसेस, यानी कि उन्होंने क्या किया, बिहेवियर से मेंटल प्रोसेस में शिफ्ट हो गए। मेंटल प्रोसेस मीन्स सारी एक्टिविटीज़ एनालाइज करना कि इसकी मेमोरी अच्छी है या नहीं है, शार्प है या नहीं है, परसेप्शन कैसा है इसका हर एक चीज़ को लेके, ठीक है, कैसे एक चीज़ को समझ पा रहा है, ओके। परसेप्शन के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, यानी कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्टडी की कोग्निटिव। कोग्निटिव मीन्स होता है मेंटल एक्टिविटीज़, जितनी मेंटल एक्टिविटी है उन सब की स्टडी की, मेमोरी कैसी है, थिंकिंग कैसी है, ठीक है। फिर आया कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मीन्स होता है लेट 20th सेंचुरी में प्रेजेंट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूरो साइंस, यानी कि सारी जितनी भी साइंस है, जैसे कि नर्वस साइंस हो गया जिसको हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, कल्चर को भी ऐड ऑन कर दिया, टेक्नोलॉजी को भी ऐड ऑन कर दिया, और तीनों को मिला के क्या किया, बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया, समझा, ठीक है। तो ये होता है आपका कंटेम्प्रेरी, यानी कि जिसमें सबको ऐड ऑन करके और बिहेवियर को एनालाइज किया, समझा, ठीक है।
तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी कि कैसे कैसे इसमें ट्रेसिस अमाउंट में जो स्टडी है वो धीरे धीरे ऐड ऑन होती गई। चलो भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को हम बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी हैज़ अ वाइड स्कोप कवरिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़्यादा वाइड एस्पेक्ट्स, यानी कि हर जगह क्या है, हम साइकोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। एंड मेंटल प्रोसेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, पूरे लाइफ स्पैन, यानी कि जब से पर्सन पैदा हुआ है और जब तक मरेगा, तो पूरे लाइफ स्पैन में वो इसको यूज़ कर रहा है साइकोलॉजी का। इट एनकम्पासेस, यानी कि इसके अंदर क्या आता है, नॉर्मल बिहेवियर भी और एबनॉर्मल बिहेवियर भी, इंडिविजुअल भी और ग्रुप भी, यानी कि इसके अंदर हम सब चीज़ों को पढ़ते हैं। नॉर्मल बिहेवियर कैसा है, एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा है, एक पर्सन के बारे में स्टडी करना, ग्रुप पे स्टडी करना, ठीक है, सब इसके अंदर किया जाता है। अब एरियाज कवर्ड अंडर स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि कौन कौन से एरियाज में, मतलब कौन कौन से एरिया जो है वो कवर होता है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में। इंडिविजुअल बिहेवियर, अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के इमोशन चेक करना है, उसका बिहेवियर देखना है, ठीक है, इमोशन चेक करूँगी मैं, मोटिवेशन देखूँगी कि वो कितना मोटिवेट है, ठीक है, परसेप्शन देखूंगी, क्वेश्चन अराइज करूंगी, परसेप्शन देखूंगी, जैसे मैंने बोला ये क्या है, ठीक है। परसेप्शन मीन्स बेसिकली होता है किसी चीज़ को मीनिंग प्रोवाइड करना, उसको देख के मुझे मैं ये बता दूंगी कि वो चीज़ है क्या, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, लर्निंग क्या होती है, ठीक है, यानी कि लर्निंग एबिलिटी कितनी उसमें, वो अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं या नहीं, और मेमोरी कितनी शार्प है, ठीक है। ऐसे डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट हुआ है थ्रू, मतलब चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है। ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी, इन्फेंट से लेके ओल्ड एज तक ग्रोथ होना, ठीक है। तो ग्रोथ होने के साथ साथ बिहेवियर में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे अपने कल्चर, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर हम पढ़ते हैं। चलो भाई, और क्या किस किस की स्टडी कर सकते हैं, सोशल बिहेवियर की। सोशल बिहेवियर मीन्स, सोशल मीन्स सोसाइटी, सोसाइटी, ठीक है। और बिहेवियर मीन्स क्या होता है कि वो पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं जैसे मान लो सोसाइटी, अगर मैं बोलूँ सोशल बिहेवियर क्या होता है, तो सोशल बिहेवियर मीन्स सोसाइटी में जब अगर मैं प्रेजेंट हूँ और उस टाइम पे मैं कैसे बिहेवियर शो करती हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, अगर मैं एक ग्रुप में हूँ, एक ग्रुप है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, तो मैं वहाँ पे कैसे अपना बिहेवियर शो कर रही हूँ। एक ग्रुप है जिसमें मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है, तो मैं वहाँ पे कैसे इमोशन शो कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही कल्चर, सबका अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो कल्चर के बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि अगर ये इस सोसाइटी में प्रेजेंट है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। और सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो अपने खुद के नॉर्म्स है, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी में उनको वो फॉलो कर रहा है, यानी, ठीक है। ऐसे एबनॉर्मल बिहेवियर, बिहेवियर नॉर्मल जो बिहेवियर करते हैं। एबनॉर्मल क्या हो गया, जो नॉर्मल से अलग है, यानी कि जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर उनकी ट्रीटमेंट, इन सब पे स्टडी करना कि कौन कौन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ठीक है, मेनिया हो गया, शिज़ोफ्रेनिया हो गया, ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, इन्हीं को हम एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा कि डिप्रेशन वाले पर्सन जो है वो बैठे रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, आइसोलेट रहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिसऑर्डर है। फिर हम देखते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस पे बॉडी में कुछ चेंजेस आए जिनकी वजह से मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूँ, मेरे को पेन हो रहा है, अब पेन होने के साथ साथ मैं क्या है प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रही, मेरा कल एग्ज़ाम है, मेरा कल टेस्ट है और मेरे को क्या है पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है मैं प्रॉपर अपने जो मेरे को पढ़ना है उस पर अटेंशन नहीं दे पा रही टॉपिक्स पे, ठीक है। तो ये भी क्या है बायोलॉजिकल की वजह से हो रहा है, बायोलॉजिकल यानी कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मेरा मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, ओके। तो ये सब अब ऐसे क्या है अप्लाइड सेटिंग। अप्लाइड मीन्स ये जो साइकोलॉजी है इसको हम अप्लाई भी करते हैं, अलग अलग जगह अप्लाई करके देखते हैं। जैसे एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, एजुकेशन में अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को देखा, ठीक है, वो हर एक चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इट मीन्स जो मैं उनका बिहेवियर देख रही हूँ उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उनको बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हो साइकोलॉजी। हेल्थ में भी, हेल्थ में कैसे मैं पर्सन को देख के ऑब्जर्व करके मैं ये पता लगा सकती हूँ इसको क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से, ये मान लो क्या है, इसको सोसाइटी पसंद नहीं है, यानी कि आइसोलेट रहना पसंद है, ठीक है। तो ये सब स्टडी करना। ऐसे इंडस्ट्री वर्क में जहाँ पे हम वर्क करते हैं, ऑक्यूपेशनल लाइफ, वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं हम। लॉ, ठीक है, जो लॉज होते हैं वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। स्पोर्ट्स में भी अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी को, और मिलिट्री में भी। मिलिट्री में भी बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं
रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की, कि कौन कौन सी ब्रांच है जहाँ पे हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं, कहाँ कौन कौन सी ब्रांच है जहाँ पे साइकोलॉजी का बेसिकली यूज़ होता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई। ओके, अब ब्रांच क्या है भाई? साइकोलॉजी हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। जो साइकोलॉजी है उसने वो अलग अलग ब्रांच में क्या है, डाइवर्सिफाइड हो गई। ठीक है, कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे साइकोलॉजी को यूज़ करके जो भी वो प्रैक्टिस कर रहा है उसको यूज़, वो उस प्रैक्टिस को कर पा रहे हैं साइकोलॉजी को यूज़ करके। ठीक है, टू एड्रेस स्पेसिफिक डोमेन्स, जो भी पर्टिकुलर डोमेन्स है ह्यूमंस में जो नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उनको यूज़ साइकोलॉजी में एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके, यानी कि साइकोलॉजी में बताया जाता है कि एग्रेसिव बिहेवियर है बच्चे का, तो ये क्यों है। ठीक है, अगर मुझे ये पता है तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ, कि मैं उसका एग्रेसिव नेचर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यही साइकोलॉजी की स्टडी करके मैं अलग अलग ब्रांचें में इसका यूज़ कर पा रही हूँ। ठीक है, जैसे पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी का यूज़ करना ट्रीटमेंट में। ठीक है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे डायग्नोज और ट्रीटमेंट में मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, साइकोलॉजी का। ठीक है, दूसरा क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ डेविएंट। डेविएंट मीन्स जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे अलग जो बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, उनकी स्टडी करना। ठीक है, माल अडप्टिव या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर। माल अडप्टिव मीन्स जो बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, मतलब ख़राब कह लो या गलत कह लो, गलत बिहेवियर है। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी देखूंगी मैं कि इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज या फिर अडल्टहुड तक, तो उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है, कौन से एरिया में रहा है, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, किस ग्रुप में रहा है, किन बच्चों के साथ रहा है, वो बच्चे कैसे थे। ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा था, वो कैसे बात करते थे। ठीक है, रिस्पेक्ट करते थे यानी पर्सन्स की। तो ये होता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जहाँ पे हम ह्यूमन ग्रोथ और चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस उनके अंदर आए हैं। ठीक है, ये सब स्टडी करना। ऐसे ही सोशल साइकोलॉजी होती है। सोशल साइकोलॉजी मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ अदर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। सोशल मीन्स सिंपल सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी ने मेरे बिहेवियर पे क्या इन्फ्लुएंस डाला, क्या इफेक्ट डाला। अब जैसे एग्जांपल है सोसाइटी या फिर मान लो फैमिली है। ठीक है, फैमिली है, अब मैं फैमिली में रहती हूँ, अब मैंने कोई भी गलत काम किया तो मेरी फैमिली ने क्या है, मेरे को उसी टाइम बताया कि ये गलत होता है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा ना बिहेवियर चेंज हुआ। वही एक और बच्चा है, उसको किसी ने डांटा ही नहीं, किसी ने बताया नहीं कि ये गलत चीज़ है, अब वो उसको तो करेगा, उसको तो क्या लगेगा कि ये तो गलत है ही नहीं। अगर गलत होता तो मेरे पेरेंट्स बता देते, मेरी फैमिली बता देती, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, मैं तो गलत ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक सोशल साइकोलॉजी है, यानी कि सोसाइटी कैसे मेरे बिहेवियर को चेंज कर रही है। ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि लर्निंग में, टीचिंग में लर्न कैसे करना है। ठीक है, लर्निंग पढ़ेंगे पूरा हम, साइकोलॉजी के अंदर पूरा एक लर्निंग टॉपिक होता है जिसमें ये बताते हैं कि लर्निंग होती क्या है, लर्निंग प्रोसेस बाय प्रोसेस, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम लर्निंग करते कैसे। ठीक है, तो लर्निंग में भी हेल्प कर रहा है। टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में कैसे कि जैसे मान लो मैंने देखा बच्चों को भाई वो उनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करना, स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ करना। ठीक है, उनको अच्छे से समझाना। अगर कोई ऐसा बच्चा है सबको समझ में आ रहा है, एक बच्चे को नहीं आ रहा, तो उसको इंडिविजुअली स्टडी करना। ठीक है, इंडिविजुअली उसको पढ़ाना, स्टूडेंट का बिहेवियर एनालाइज करना। ठीक है, हेल्थ साइकोलॉजी में भी यूज़ कर सकती हूँ मैं। ठीक है, कि फिजिकल हेल्थ कैसे क्या कर रही है, साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल हेल्थ, यानी कि आपका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, या फिर अटेंशन नहीं दे पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, ये कैसे आपकी बॉडी में अफेक्ट डाल रहा है, फिजिकल हेल्थ कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, अब जैसे साइकोलॉजी में एग्जांपल दूँ मैं, मेंटली हम क्या स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा कि कल मेरा टेस्ट है, ये है वो है। अब स्ट्रेस लेने के चक्कर में क्या होता है, स्ट्रेस लेने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है इनकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाना, बीपी इंक्रीज होना, तो फिजिकल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, पेन होना। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल की वजह से फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं। ऐसे ही न्यूरोसाइकोलॉजी यानी कि ब्रेन और बिहेवियर की रिलेशनशिप देखना, ब्रेन की बिहेवियर से क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर मेरे ब्रेन में कुछ चेंजेस आए तो मेरा बिहेवियर भी चेंज होगा ऑब्वियसली। अगर मैंने बोला ब्रेन में मेरा कुछ पार्ट है, यानी मान लो कोई भी पेशेंट है, उसका ब्रेन का एक पार्ट है वो डैमेज हो गया है, अब वो जो पार्ट डैमेज हुआ वहाँ पे मेमोरी स्टोर का मतलब मेमोरी स्टोर पार्ट था जहाँ पे मेमोरी स्टोर होते थे। अब क्या है, जो भी उसके साथ डेली लाइफ में हो रहा है वो उसको स्टोर ही नहीं कर पा रहा, यानी कि नेक्स्ट डे वो उसको बता ही नहीं पाता कि पिछले दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था, उसने क्या क्या किया था। ठीक है, तो न्यूरोसाइकोलॉजी की स्टडी करना। उसके बाद क्या आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियल या फिर वर्क प्लेस पे बिहेवियर की स्टडी करना।
ठीक है, कि वर्क प्लेस पे कैसे वो पर्सन बिहेव कर रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, अपने काम को लेके कैसे रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फोरेंसिक साइकोलॉजी यानी कि क्रिमिनल में भी हम इसका यूज़ करते हैं। क्रिमिनल में यूज़ कैसे करते हैं, क्रिमिनल से क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो एक प्रॉब्लम बता देता है, इस वजह से ये क्रिमिनल बना, इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से ये क्रिमिनल बना है। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्रिमिनल्स की स्टडी करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो, तो उसकी स्टडी करने के लिए भी हम साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट वन क्या आपका, नर्सिंग साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी को अप्लाई करना नर्सिंग प्रैक्टिस में। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होती है, जहाँ पे हम पेशेंट की केयर प्रोवाइड करते हैं। अब पेशेंट क्या है, साइकोलॉजिकली फिट नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो मैं क्या है, मैंने साइकोलॉजी की स्टडी कर रखी है। अब साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि स्ट्रेस को मैं कैसे रिलीव करा सकती हूँ, ठीक है, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करके, उससे बात करके, उस पर ट्रस्ट डेवलप करके, ठीक है, तो मैं ये सब करूँगी। तो ये हम नर्सिंग साइकोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि किन किन मेथड से मैं स्टडी कर सकती हूँ बिहेवियर की, ठीक है, कि किस किस मेथड का यूज़ करके मैं बिहेवियर की स्टडी कर रही हूँ। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट यूज सिस्टमिक मेथड। सिस्टमिक मीन्स होता है एक स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज़ करके स्टडी करते हैं बिहेवियर की ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली मीन्स ऑब्जर्व करके स्टडी कर रहे हैं। दिस मेथड प्रोवाइड रिलायबल। रिलायबल मीन्स होता है जिसका रिजल्ट अच्छा आता है और वैलिड होता है, ठीक है। वैलिड, रिलायबल मीन्स जिसका रिजल्ट अच्छा आता है और सही आता है और वैलिड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वैलिड मीन्स सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अबाउट मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर। जो भी वो पर्सन मेंटल प्रोसेस उसके अंदर हो रहा है, मेमोरी अच्छी है नहीं, थिंकिंग अच्छी है नहीं, जो उसके मेंटल प्रोसेस है ना, वही उन क्वेश्चन से मुझे मिल रहा है। उस मेथड, जो मेथड की मैं स्टडी कर रही हूँ उससे मुझे वो मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी, जो रिलायबल भी है और वैलिड भी है, ठीक है, जिसमें मेंटल प्रोसेस या फिर बिहेवियर की स्टडी करनी। चलो अब पढ़ते हैं। सबसे पहले मेथड कौन सा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या होता है, ऑब्जर्व करना। जैसे कोई पेशेंट है, अब मेरे को पता चला कि इस पेशेंट को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, जैसे किसी चीज़ को देख के वो जाता है अग्रेसिव हो जाता है, उसकी लाइफ में पहले कभी ऐसा ट्रॉमा हुआ था जिसकी वजह से वो उस चीज़ को देख के ऐसे हाइपर हो जाता है, ठीक है। अब मैंने उस पेशेंट को एक एनवायरमेंटल कंडीशन मीन्स होता है मैंने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग कि मुझे एनवायरनमेंट में क्या क्या चाहिए। मैंने उसको वहाँ पे रखा और मैंने उसको पूरे दिन ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने के बाद क्या है, मैंने देखा कि पेशेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देख के वो हाइपर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब स्टडी करना। ऑब्जर्वेशन, सिस्टमिक वॉचिंग। सिस्टमिक में स्टेप बाय स्टेप उसको वॉच करना, बिहेवियर कैसे शो कर रहा है, नेचुरल कंट्रोल कैसे कर रहा है, ठीक है। और एडवांटेज क्या होगा, नो मैनिपुलेशन, यानी कि इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन था होता क्या है। अब सेकंड ऐसे ही है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मीन्स कंट्रोल स्टडी, यानी कि कंट्रोल मीन्स जो एनवायरनमेंट होगा उसको मैं कंट्रोल करूँगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको पूरे दिन, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्टडी करते हैं, यानी कि मुझे क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे मान लो उसको क्या है, वाटर से डर लगता है तो मैं वाटर लाऊंगी उसके पास, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं उधर, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल स्टडी होती है, यानी कि वहाँ पे सब प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी पेशेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट भी हमारे ऊपर होता है विद इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जो वेराइटीज़, ठीक है, यानी कि जो वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ मीन्स जो पेशेंट है उसको या तो हम अकेला छोड़ेंगे या फिर उसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, डिपेंडेंट भी, ठीक है। इसमें क्या है, हम एनालाइज करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि किस कॉज की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को समझ पाती हूँ कि इस कॉज की वजह से इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, इसको पानी को देख के ये हाइपर हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्या आपका केस स्टडी। केस स्टडी मीन्स जो क्लिनिकल फील्ड में हम करते हैं, जो पेशेंट आया है उसके बारे में उसकी पूरी प्रीवियस हिस्ट्री लेना, पूरा पहले उसके साथ क्या हुआ था, कुछ ट्रॉमा हुआ था या नहीं, या फिर उसको खेलते वक्त कोई चोट लगी थी, ठीक है। तो ये सब स्टडी करना। इन डेप्थ भी कह सकते हैं हम, इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप, या फिर एक पर्सन की या फिर पूरे ग्रुप की, ठीक है, जिसमें हम डिटेल और रिच डाटा, पूरा डिटेल डाटा हम लेते हैं। फिर फोर्थ क्या है, सर्वे या फिर इंटरव्यू। सर्वे में तो हम सर्वे करते हैं, हर एक घर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये है, ये है।
ये है, मतलब आपके घर में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, सर्वे और इंटरव्यू, बेसिकली इसमें हम एक क्वेश्चनरी बनाते हैं। क्वेश्चनरी मीन्स सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं, और जो वो उनका आंसर देते हैं, आंसर के बिहाफ पे हम उनको क्या है, एक रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। यानी कि क्वेश्चनरी और एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम लेते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स पहले से ही बना बनाया सबके साथ वही इंटरव्यू लेते हैं। कवर लार्ज पॉपुलेशन, इससे हम लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चनरी मेरे पास है, मेल मेरे पास है सारी पॉपुलेशन की, या फिर नंबर्स है, तो मैं पूरी पॉपुलेशन में क्या करूँगी, ये जो पूरी क्वेश्चनरी सीरीज़ है उनको सेंड कर दूँगी, और जो उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बेसिस पे मैं देखूँगी कि पूरी पॉपुलेशन में किसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, ठीक है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके टेस्ट करना, जैसे इंटेलिजेंस के लिए करते हैं, पर्सनैलिटी के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स जिस चीज़ के बारे में स्टडी करना है बस उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे को बस इंटेलिजेंस देखना है कि इस पेशेंट में या फिर इस पर्सन में कितना इंटेलिजेंस है, ठीक है। फिर क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन मीन्स क्या होता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंटल स्टेट। यानी कि इंट्रो मीन्स खुद के अंदर झांक के देखना, या फिर बेसिकली हम ये कहते हैं, या फिर खुद के बारे में स्टडी करना कि आज मैंने क्या क्या किया, मेरे में क्या क्या चेंजेस आते हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में मैं क्या क्या एक्टिविटी करती हूँ, ठीक है। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद के बारे में खुद को ऑब्जर्व करना और खुद की स्टडी करना। और लास्ट वन है आपका क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ पेशेंट विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें क्लिनिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं पेशेंट की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एनालाइज करने के लिए। इसमें इनसाइट और इनटू एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये सब देखते हैं। जैसे कि क्लिनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, अब वो जो मेंटली है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, मेंटली एबनॉर्मल है, यानी कि वो अच्छे से बिहेवियर शो नहीं कर रहा। मान लो डिप्रेशन का पेशेंट है, मेनिया का पेशेंट है, ठीक है। तो उसमें मैं क्या देखूँगी, इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है खुद के बारे में या फिर खुद की बीमारी के बारे में पता होना, ठीक है। अब जो डिप्रेशन और मेनिया वाले पेशेंट है उनको खुद की बीमारी के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो यही इनसाइट मैं क्या करूँगी, उनके अंदर चेक करके देखूँगी, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है आपका, रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद अदर सब्जेक्ट। यानी कि साइकोलॉजी दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करती है। साइकोलॉजी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। साइकोलॉजी ऐसा नहीं है कि अब से खुद से ही अपना एक अलग सब्जेक्ट है। इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ओवरलैप विद सेवरल अदर साइंस। यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स हर एक सब्जेक्ट हर एक चीज़ से क्या है, ये अटैच होती है उनसे, मतलब उनमें भी ये यूज़ होती है, ठीक है। ओवरलैप यानी कि हेल्प करती है सेवरल अदर साइंस, दूसरी साइंस की स्टडी करने में भी साइकोलॉजी हेल्प करती है, ठीक है। एंड ह्यूमैनिटीज एनरिचिंग बोथ द डिसिप्लिन एंड दोज इट कनेक्ट विद, ठीक है। यानी कि हर एक जगह जहाँ पे जैसे मान लो डिसिप्लिन हो गया या फिर कोई स्टडी हो गई, तो वहाँ पे हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, ये सबसे रिलेट करता है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, ठीक है। तो कैसे नेचुरल साइंस में कैसे, नेचुरल मीन्स बायोलॉजी में हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। यानी कि जो बॉडी के अंदर जो नर्व्स हैं, नर्व्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह से बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल। मेडिसिन के बेसिस पे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या फिर पेशेंट केयर। साइकोसोमेटिक मीन्स साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और या फिर पेशेंट केयर जो है वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब साइकोसोमेटिक मीन्स क्या होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है, उसके मन में ऐसा है कि मेरे को ये है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सोमेटिक मीन्स होता है बॉडी, बिहेवियर की वजह से बॉडी में उसको ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा और मैं स्कूल नहीं जा सकता। ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, जिसमें क्या है, बच्चे को उस टाइम पे जब स्कूल का टाइम है उस टाइम पे रियल में पेन होता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है। और पेशेंट केयर में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में भी, यानी कि अगर मुझे ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की स्टडी करनी है तो वहाँ पे भी साइकोलॉजी हेल्पफुल है। कैसे, अगर मैंने देखा उसका एब्नॉर्मल बिहेवियर है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है, बिहेवियर अच्छा नहीं है। अब बिहेवियर वो कैसे शो कर रहा है, ट्रिमिंग आ रही है या फिर वो क्या है, आइसोलेट हो रहा है, तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा आइसोलेट हो रहा है, यानी कि नर्व्स में कुछ प्रॉब्लम है, सीरोटोनिन जो है या फिर नोरेफिनेफ्रिन है, इनमें कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि इसके बिहेवियर को देख के पूरा मैं ये बता सकती हूँ कि कौन से पार्ट में, बॉडी के कौन से पार्ट में बेसिकली प्रॉब्लम है। जेनेटिक्स, हेरिटेबिलिटी ऑफ बिहेवियर एंड डिसऑर्डर, इसमें भी हम हेल्पफुल हैं। यानी कि जेनेटिक्स भी बताता है
जेनेटिक मीन्स कि कौन सा बिहेवियर पेरेंट से बच्चे में आए। मैंने पेरेंट के बिहेवियर को स्टडी किया, फिर मैंने बच्चे के बिहेवियर को स्टडी किया, तो मेरे को ऑब्जर्व करके मेरे को ये पता लगा कि दोनों में ये बिहेवियर सेम है और ये बिहेवियर इस पेरेंट से इसमें आया है। ठीक है, तो जेनेटिक्स भी स्टडी करने में हम साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। ऐसे ही सोशियोलॉजी में यानी कि ग्रुप के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ साइकोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि कल्चर इन्फ्लुएंस, कल्चर कैसे अफेक्ट कर रहा है बिहेवियर को, इसको स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। इकोनॉमिक यानी कि डिसीजन मेकिंग कैसा कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसमें भी यूज़ कर सकती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में भी जैसे लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन, तो इसमें भी साइकोलॉजी का यूज़ होगा। बेसिकली लीडरशिप मीन्स कि वो लीडर जो क्या है, लीडर का बिहेवियर कैसा होगा, मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा सबको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, एनकरेज करेगा। ठीक है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में भी मैं साइकोलॉजी का यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे ही हेल्थ साइंस हो गई, जैसे कि नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्माकोलॉजी। नर्सिंग में यूज़ कर सकती हूँ कम्युनिकेशन के लिए। अगर मुझे पता है ये पेशेंट का बिहेवियर अच्छा है, ये अच्छे से बात करता है, तो मैं उससे ऐसे ही बात करूँगी, उससे ऐसे बिहेवियर में बात करूँगी, एक्टिव लिसनिंग करूँगी, ट्रस्ट डेवलप करूँगी। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में भी यूज़ कर सकती हूँ, हेल्थ प्रमोशन और इलनेस प्रिवेंशन के लिए पब्लिक हेल्थ में यूज़ कर सकती हूँ मैं। ठीक है, और फार्माकोलॉजी में भी कि ड्रग से बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके मूड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मान लो पेशेंट है, अब वो पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहता है, किसी से बात नहीं करता, मैंने उसको दे दी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डिप्रेशन के अगेंस्ट देते हैं। अब इस ड्रग से क्या हुआ, उसके अंदर एक्साइटमेंट हुई और वो मतलब बात करना चाहता है किसी से और मोटर एक्टिविटी कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, मैंने ड्रग जो दी उसका क्या इफेक्ट आया, सबसे बात कर रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, अच्छे से बात कर पा रहा है, आइसोलेट नहीं रह रहा, सबसे बात कर रहा है, तो ये इफेक्ट जो आया, ठीक है, तो ये स्टडी कर सकती हूँ मैं बिहेवियर और मूड के अकॉर्डिंग, यानी कि साइकोलॉजी से। ठीक है, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ में फिलोसफी के लिए ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हुई थी ये फिलोसफी, इसका नेचर कैसा है, मेंटल प्रोसेस, नेचर ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यानी कि मेंटल प्रोसेस मीन्स जो मेरे ब्रेन के अंदर जो मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है, नेचुरल है, कैसे है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन, टीचिंग, मोटिवेशन, लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इनमें मैं बिहेवियर एनालाइज करूँगी कि ये बच्चा है, ये बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अब ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, इसका बिहेवियर देखूँगी मैं कि ये घर पे जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, टाइम नहीं मिलता, मोटिवेटिंग नहीं है। तो अगर मैं ये सब चेंज कर दूँ, मोटिवेट कर दूँ उसको, ठीक है, लर्निंग पावर बढ़ा दूँ, उसको बोलूँ कि आप ऐसे ऐसे लर्न करो तो आप अच्छे से लर्न कर पाओगे, अगर ये सब करूँ तो इसकी ह्यूमैनिटीज़ चेंज होगी, एजुकेशन बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल थॉट, जो साइकोलॉजिकल थॉट होते हैं जो पहले से ही चले आए थॉट्स हैं माइंड में, ठीक है, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले क्या होता था, पहले बच्चे गर्ल्स नहीं पढ़ती थी, ऐसे होता था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो इसमें भी साइकोलॉजी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्या आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी कैसे इम्पोर्टेंट है नर्सिंग में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज द फंडामेंटल टू नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि अगर साइकोलॉजी की नॉलेज आपको है तो ये बेसिक होता है आपका नर्सिंग प्रैक्टिस का, कि अगर आपको साइकोलॉजी नहीं पता तो आप नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्पफुल नहीं हो सकते, क्योंकि फंडामेंटल्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक आपको पता होना चाहिए। नर्सेज इंटरेक्ट विद पेशेंट, सबसे पहला ही काम हमारा क्या है, इंटरेक्ट विद पेशेंट, और पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम उसका बिहेवियर एनालाइज करें, हमें कम्युनिकेशन पता हो, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पेशेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, फिजिकली इल है, इमोशनली डिस्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल वल्नरेबल है, उनको हम कैसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एनेबल्स नर्सिस टू डिलीवर होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड केयर, जो क्या करता है, हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है नर्स की, किसमें, होलिस्टिक और पेशेंट सेंटर्ड केयर में। होलिस्टिक मीन्स होता है होल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर फील्ड में क्या है, प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करना। और सेकेंड वन क्या है, पेशेंट सेंटर्ड केयर मीन्स पेशेंट्स की नीड्स के बेसिस पे केयर प्रोवाइड करना, जो जो पेशेंट्स की नीड्स है उनको फुलफिल करना। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या क्या, कैसे कैसे हेल्पफुल है साइकोलॉजी नर्सिंग में, पेशेंट के बिहेवियर को स्टडी करने में, अंडरस्टैंड, समझने में हेल्प करती है साइकोलॉजी। ठीक है, दूसरे क्या है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, थेरापेटिक कम्युनिकेशन जब ट्रीटमेंट के लिए कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हेल्प करती है। ठीक है, हम उसको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बना सकते हैं प्रॉपर, अगर मुझे साइकोलॉजी पता है, पेशेंट को भी एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसकी फैमिली को, ठीक है, उसको प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, इन सब के बारे में। ओके, तो
तो यहाँ पे हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो भाई ऐसे ही और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, जैसे कैसे नर्सेज अप्लाई साइकोलॉजिकल टेक्निक, जैसे कि रिलैक्सेशन थेरेपी बताएंगी उन्हें, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग यानी कि अपने माइंड को शार्प रखो, ठीक है, स्ट्रेस से दूर रहो, इतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, काउंसलिंग में हेल्प करना। ठीक है, ऐसे ही रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ इशू। ठीक है, अगर उसकी एंजाइटी है, साइन ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सबको देख के मैं बता सकती हूँ। ठीक है, मैं रिकॉग्नाइज यानी कि नर्स रिकॉग्नाइज कर सकती है कि उसका मेंटल हेल्थ इशू क्या है, उसकी मेंटली हेल्थ में क्या क्या इशू आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है उसको बहुत ज़्यादा, वो सोच नहीं पा रहा किसी चीज़ के बारे में, मेमोरी शार्प नहीं है। ठीक है, टीम डायनेमिक और सेल्फ केयर। ठीक है, इसमें भी हेल्पफुल है। कैसे, यानी कि टीम डायनेमिक मीन्स जो टीम है, टीम चेंज हुई, साइकोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड इंटरपर्सनल डायनेमिक, यानी कि आपस में टीम कैसे मेंटेन है, कोऑपरेट कर पा रही है, ये भी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी मीन्स कोऑपरेट करके वर्क करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क करना। तो टीम डायनेमिक बना रही है, टीम अच्छे से काम कर रही है और सेल्फ केयर प्रोवाइड कर रही है। एथिकल डिसीजन मेकिंग, एथिकल मीन्स जो भी वर्क हो रहा है वो रूल्स एंड रेगुलेशन की बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, ऑटोनॉमी, कोग्निटिव बेसिस। ठीक है, राइट्स और डिग्निटी, यानी कि राइट्स बेसिस पे, डिग्निटी बेसिस पे। जो दो पेशेंट मेरे पास आए हैं, दोनों में कोई भी बाइजनेस में यूज़ नहीं कर रही हूँ, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो इथिकल डिसीजन मेकिंग, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं के बेसिस पे मैं क्या है नर्सिंग प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि नर्सिंग फील्ड में वर्क कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक है अप्लाइड साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, एवरीडे इशू जो आ रहे हैं वहाँ पे हम साइकोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी यूजेस साइकोलॉजिकल थ्योरीज, जो भी साइकोलॉजी थ्योरी बनी है पहले उनको यूज़ करके, प्रिंसिपल को यूज़ करके, रिसर्च फाइंडिंग को यूज़ करके क्या है जो भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कराता है। अब की डोमेन्स ऑफ इसमें क्या क्या, जैसे कि मान लो हेल्थ साइकोलॉजी, यानी कि हेल्थ साइकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं किसको, हेल्थ को। चलो भाई, ठीक है, की डोमेन यानी कि अप्लाइड साइकोलॉजी में हम कहाँ जो है साइकोलॉजी यानी कि जो थ्योरीज है उनको अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में यानी कि अगर मुझे हेल्थ की स्टडी करनी है, ठीक है, तो हेल्थ साइकोलॉजी में इसका यूज़ कर सकती हूँ। दूसरा क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, यानी कि अगर मुझे टीचिंग मेथड बढ़ाना है तो भी मैं साइकोलॉजी का यूज़ कर सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैं अगर मेरे को बिहेवियर पता चल गया बच्चों का तो मैं क्या है टीचिंग मेथड्स भी बढ़ा सकती हूँ कि बच्चे को किस टाइप से लर्न हो पा रहा है, तो मैं उसी टाइप से उनको पढ़ाऊँगी ताकि उनको जल्दी याद हो सके। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में यूज़ कर सकती हूँ मैं वर्क प्लेस में, कि मुझे जो मेरे वर्कर्स हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनका कैसा बिहेवियर है जब मैं कुछ चेंजेस लाती हूँ। ठीक है, मेरी फैक्ट्री या फिर जो भी ऑक्यूपेशन वर्क है वहाँ पे अगर मैं चेंजेस ला रही हूँ तो वो कैसे क्या काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ। काउंसलिंग में यूज़ कर सकती हूँ। काउंसलिंग में कैसे मैंने बिहेवियर देख लिया पर्सन का, और पर्सन के बिहेवियर को चेंज करने के लिए मैं अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, फोरेंसिक में भी यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था क्रिमिनल साइकोलॉजी में। ऐसे ही एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, कि अगर एनवायरमेंट अच्छा होगा तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा होगा। गर्मी होती है बहुत ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं पाते, ऐसी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी हम अटेंशन नहीं दे पाते। ठीक है, तो ये भी क्या है साइकोलॉजी है कि कैसे एनवायरमेंट हमारे बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स में हम कैसे साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसा हमारा परफॉर्मेंस है, मेंटल हेल्थ कैसे हमारी। और कम्युनिटी साइकोलॉजी यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें हम कैसे क्या है साइकोलॉजी का यूज़ करके सोशल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीन्स जो सारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम क्या है सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन इन एवरीडे इशू, एवरीडे इशू में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो एंजाइटी होती है वहाँ पे उनको हम रिलैक्सेशन टेक्निक बता सकते हैं कि आप ऐसे रिलैक्स हो सकते हो। ठीक है, आप अपने माइंड को शार्प रखो, आप क्या है जो भी आपको पढ़ना है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड मेथड से आप पढ़ो। ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन यानी कि सिस्टम वाइज वर्क करो, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, उसको बोलो कि अपने आप से बात करें पॉजिटिवली कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ये। ठीक है,
ऐसे रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन ट्रेनिंग देंगे कि आप दोनों को एक रूल्स एंड रेगुलेशन से बात करनी है, ठीक है, आप और दोनों एक ही एज के हो तो आपको ऐसे बात करनी है। कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बताएंगे, एम्पैथी डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जनरेट करेंगे कि आप उसको समझो, उसको कैसा लग रहा होगा अगर आप ऐसे बोलोगे तो, ठीक है, एम्पैथी जनरेट करना। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज, और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो भी गया तो एक बारी आप सॉरी बोल दो, एक बारी वो सॉरी बोल देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या है, ग्रीफ एंड लॉस। ग्रीफ एंड लॉस मीन्स किसी का कुछ खो गया या फिर कोई जो पर्सन था, फेवरेबल पर्सन था, वो चला गया, ठीक है। ग्रीफ काउंसलिंग में हम क्या करते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। कुबलर-रोस स्टेजेस में सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। सपोर्टिव थेरेपी क्या होती है, हर एक लाइफ के स्टेज में सपोर्ट प्रोवाइड करना कि नहीं हम आपके साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में कभी ना कभी जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करना। एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज़, यानी कि कोई अल्कोहल वगैरह अब्यूज़ कर रहा है, ड्रग्स वगैरह ले रहा है, तो उनमें हम क्या करेंगे, सीबीटी देते हैं और मोटिवेशनल इंटरव्यू देते हैं। मोटिवेशनल मीन्स उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट मीन्स उनको बोलते हैं कि आप छोड़ सकते हो इसको, आपको नहीं लेनी है, अल्कोहल अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, मोटिवेट करना। और सीबीटी मीन्स होता है उनको एक ऐसा वर्क देना जैसे म्यूज़िक सुनना, जिससे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए और उनको उस चीज़ के बारे में याद ही ना रहे कि मुझे ये भी लेना था, ठीक है। ऐसे ही पुअर मोटिवेशन और प्रोक्रेस्टिनेशन। पुअर मोटिवेशन मीन्स उसकी मोटिवेशन क्या प्रॉपर नहीं है, यानी कि वो मोटिवेटेड नहीं है, पुअर मोटिवेटेड है। तो गोल सेटिंग थ्योरी देंगे कि पहले आप गोल सेट करो, ठीक है। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको एग्ज़ाम के बारे में पढ़ना है, उसका एग्ज़ाम है, उसको पढ़ना है, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उसका एक गोल बनाऊँगी कि तुम अपना गोल सेट करो, भाई 2 दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है, जिससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मोटिवेट होगा। सेल्फ एफिकेसी बिल्डिंग, खुद का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाएंगे उसका कि नहीं यार आप कर सकते हो, ठीक है। और रिवॉर्ड सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं पर्सन, जैसे चॉकलेट प्रोवाइड करना, ठीक है, तो रिवॉर्ड से क्या है, वो मोटिवेट होता है, हाँ भाई मैंने अच्छा काम किया, ठीक है। ऐसे ही चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि बच्चे के बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है तो उनको मॉडिफाई करेंगे बिहेवियर को समझ के। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, यानी कि जब भी कुछ अच्छा काम करेगा तो उसको शाबाशी देंगे, ठीक है। और पेरेंटिंग काउंसलिंग देंगे, यानी कि उनके पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करेंगे कि हर गलत समय पे, यानी कि जहाँ पे ये गलत कर रहा है तो उसको वहीं पे उसको बोलना है, ठीक है। वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस स्ट्रेस यानी कि वर्क से स्ट्रेस हो रहा है तो वहाँ पे कैसे वो कर सकता है। स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग, यानी कि स्ट्रेस को डिप्रेस करने की ट्रेनिंग लेगा वो, कि वो स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट ट्रेनिंग देंगे। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आपको जो भी काम है उसको टाइम से वर्क करो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा, उसको स्ट्रेस अराइज नहीं होएगा, ठीक है। और माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन देंगे। माइंडफुलनेस मीन्स यानी कि अप्लाई कर रहे हो तो एक प्रॉपर जजमेंटल के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, यानी कि प्रॉपर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। फिर क्या है, क्रोनिक इलनेस कोपिंग, यानी कि क्रोनिकली बहुत लंबे समय तक उसको क्या है, बीमारी है, तो उसको क्या करने, मतलब कोपअप कैसे करें, जो लाइफ स्ट्रेस वगैरह उससे कैसे कोपअप करें, कैसे मेंटेन करके रखें। तो एक्सेप्टेंस करवाएं उसको कि इलनेस तो हो चुकी है, इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन हाँ अब ये कर सकते हैं कि इसको हम थोड़ा सा रिस्टोर मीन्स ठीक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन क्या है, जितनी भी आपकी लाइफ है आप उसको एंजॉय करो। तो एक्सेप्टेंस कराओ, कमिटमेंट थेरेपी कराओ कि आप कमिटमेंट करो कि नहीं अगर मेरे को ये छोड़ना है, ये चीज़ छोड़नी है, इसकी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको छोड़ के रहूँगा, कमिटमेंट कराओ, ठीक है। साइको एजुकेशन दो, साइकोलॉजी का सपोर्ट प्रोवाइड करो, और एक सपोर्ट ग्रुप भी प्रोवाइड कर सकते हो। सपोर्ट ग्रुप जैसे कि फैमिली हो गए या फिर उनके दोस्त हो गए जो उनको क्या एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट से क्या होता है, जो पर्सन है वो मोटिवेट होता है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो आज के आपकी यूनिट है यूनिट 1 वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि आपकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रो पढ़ा हमने साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, ये सब पढ़ लिया हमने, इंट्रो क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, डेवलपमेंट देख लिया हमने, स्कोप देखे, ब्रांचेस देखे हमने, मेथड्स देखे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, रिलेशनशिप देखी दूसरे सब्जेक्ट से, नेचुरल साइंस हो गई जैसे, ठीक है, सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में, और अप्लाइड साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यानी कि एवरीडे इशू में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं साइकोलॉजी को, ठीक है। तो ये सब पढ़ा था। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।